गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह, एडवोकेट नेहा की पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़े हैं कि ये प्रवर्ती मुगल शासकों का क्रम था, उसमें हमने बहादुर शाह को कंप्लीट किया। बहादुर शाह के बाद हम लोग जहांदार शाह प्रथम को पढ़ रहे थे। बहादुर शाह प्रथम को हम कंप्लीट किए, जहांदार शाह को पढ़ रहे थे। जहांदार शाह के क्रम में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इन्होंने ये जुल्फिकार खां के नेतृत्व में, जो कि ईरानो ग्रुट के नेतृत्व करता था, उनके नेतृत्व में ये शासक बनते हैं। साथ ही मैं ये भी बताई थी कि और कितने गुट डेवलप हो चुके थे मुगल शासकों के दरबार में। साथ ही मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स, जहांदार शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया। तो जहांदार शाह में 2-3 पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि आप लोग अपना नोट करिएगा। एक तो मैंने ये बताया था जहांदार शाह के बारे में, इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, जजिया कर को हम लोग को पढ़ना है। अगर हम मध्यकाल पढ़ाते तो उसमें भी बताते। यहाँ पे क्योंकि ये मध्यकालीन शासक ही हैं, मध्यकाल के शासकों का प्रवर्ती शासक हैं मुगल बादशाहों के, तो जजिया कर को समाप्त किया इन्होंने। तो जजिया कर लगा भी तो होगा कहीं। तो कल मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं जजिया कर का इतिहास बताऊंगी आप लोगों को, क्या है जजिया कर का इतिहास। उसके पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर जजिया कर किस प्रकार का कर है, इसको कहाँ से लगाया जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग, जब हमारे देश में इस्लाम की स्थापना हुई और मोहम्मद साहब उसके फाउंडर रहे, तो उस दौरान शरीयत नामक एक कानून बनाया गया, जो कि इस्लामिक व्यक्तियों पे या इस्लामिक शासक इसका प्रयोग करते हैं। तो शरीयत में 4 प्रकार के करों का वर्णन है। शरीयत में 4 प्रकार के टैक्स का वर्णन है। चार प्रकार के कर का वर्णन किया गया है। आखिर वो 4 प्रकार के कर कौन है, कैसे लगाए जाते हैं, क्या तरीका है लगाने का, ये सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शरीयत क्या है? इस्लामिक कानून की एक पुस्तक है, जिसमें 4 प्रकार के करों की चर्चा की गई है। जिसमें पहला है खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है जकात, चौथा है जजिया। हम लोग अपनी पढ़ाई के सहूलियत के लिए इसका नाम जजिया रख दिया, एक्चुअल में इसका नाम जिजिया था। तो ये 4 प्रकार के टैक्स थे, जो कि शरीयत में के हिसाब से लागू किए जाते थे। इस्लामिक स्टेट होते थे या इस्लामिक शासक होते थे, वो अपने तरीके से इसको अपनी प्रजा पे आरोपित करते थे। तो ये 4 प्रकार के टैक्स हैं, उसी का पार्ट है जजिया। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ चारों टैक्स के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको। क्या था खराज? तो खराज था लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। खुम्स था लूटा हुए माल का बंटवारा किया जाता था। अब ये लूटा हुआ माल कैसा होता था? अब ऐसा नहीं कि कहीं जाके डकैती कर, होता ये था कि शासक जो होते थे अपने सैनिकों के साथ कहीं आक्रमण किए और वहां पे उनको बहुत सारा धन मिल गया, तो वो लोग उसको लूटते थे। तो इसको बांटा जाता था, इसको शासक और सैनिक में बांट दिया जाता था। तो जब इस कानून को लागू किया गया, इस टैक्स को जब लागू किया गया खुम्स को, तो उस दौरान जब माल को लूटा जाता था तो 1/5 हिस्सा राजा को और 4/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। 1/5 बोले तो 20% स्टेट को दिया जाता था और 80% सैनिकों को दिया जाता था।
जो कि युद्ध के दौरान लूटा जाता था। लेकिन आप लोग एक्सेप्शन में देखेंगे कि सल्तनत काल में 2 शासक हुए, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने इस खुम्स को क्या किया, पलट दिया। जो खुम्स टैक्स था, इनके काल में क्या हो गया, 4/5 स्टेट का हो गया और 1/5 ही आर्मी को दिया जाता। अब पहले क्या था कि आर्मी को ज्यादा मिलता था तो आर्मी हैप्पी रहती थी। अब ये बदल दिया गया, इन्होंने ये बदला था। खैर वो हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि खुम्स के बंटवारे की दर को किन किन शासकों ने एक्सचेंज कर दिया, तो आपके पास ये दोनों शासक के नाम। तो ये हो गया आपका खुम्स हो गया। अब जकात। जकात एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो कि जन कल्याण के लिए दिया जाता था। वो लोग देते थे जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करते थे, जिनके पास कमाई का अच्छा जरिया था। जैसे आज भी देखते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो एक लिमिटेड अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लेती है कि इतना अमाउंट रहेगा तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार जकात भी जो हेवी इनकम वाले लोग होते थे उनसे जकात लिया जाता था, जो कि गरीबों के जन कल्याण, जो मुस्लिम जैसे गरीब बेटियों का विवाह करना होता था, लोगों का इलाज करना होता था, जन कल्याणकारी कार्य में खर्च करने के लिए लोगों से उनके इनकम का कुछ हिस्सा जकात के रूप में ले लिया जाता था। बहुत बार 40वां हिस्सा कहा जाता है, ले लिया जाता था, अर्थात 2.5% ये उनके अर्निंग का लिया जाता था। अब बच गया जजिया। तो जजिया की क्या कहानी है, तो जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था जजिया। आमतौर पे स्टूडेंट्स बोल जाते हैं कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था। मुगल काल में या इस्लामिक शरीयत के हिसाब से जो हिंदू थे उन पे लगाया जाता था, तो ऐसा नहीं था। जो भी गैर मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने के अलावे जो मानता था उसी को नहीं देना होता था, बाकी सबको जजिया देना रहता था। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है कि जजिया से किन किन व्यक्तियों को मुक्त रखा गया। तो स्टूडेंट्स पहले आप इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, फिर मैं अब जजिया के बारे में बताऊंगी कि पहले किसने लगाया भारत में, कब लगा भारत में पूर्णतः, कब समाप्त हुआ, किसने विद्वानों पे भी जजिया कर लगा दिया। ये सारी स्टोरी को मैं पुनः कंप्लीट कर देती हूँ यहीं पे, ताकि आपके लेक्चर में बना रहे ये चीज और आपके लिए याद करना आसान हो जाए। तो आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जजिया की क्या कहानी है, क्या इतिहास है। तो भारत में जजिया पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत सिंध पे आक्रमण किए थे तो इन्होंने पहली बार जजिया कर लगाया था। सिंध पे आक्रमण जब ये किए थे तो सिंध को पूर्णतः लूटे थे, वहां से इनको बहुत धन संपत्ति और संपदा मिला था, जिसके कारण इन्होंने सिंध का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया था, ज्यादा संपदा मिलने के कारण। तो पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जजिया भारत में लगाया। अब 712 ईस्वी में ही जजिया का अस्तित्व आ जाता है, पहली बार लगाए। उसके बाद ये जजिया लगाए तो इन्होंने क्या एक लिमिट रखा कि किसके किसके पे किस किस पे जजिया नहीं लगता था। जजिया जब लग गया तो किस किस पे, कौन कौन जजिया से मुक्त था, किस किस पे नहीं लगता था। तो पहला था महिला, वो जो बैंकरप्ट होते थे, हिंदी में उनको दिवालिया बोलते हैं। बालक,
विद्वान, विधवा, विकलांग, मतलब लगभग टाइप के लोग जो थे उन पे जजिया नहीं लगाया जाता था। पागल जो थे, विद्वानों का नाम मैंने लिख ही दिया, पागल। विद्वान बोले तो उस टाइम ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो स्कॉलर होते थे। अब क्या था कि ये जब मोहम्मद बिन कासिम जजिया लगाए तो इतने लोगों को जजिया से फ्री रखा गया था। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक का काल आता है, तुगलक वंश जब आप पढ़िएगा तो उसमें फिरोज शाह तुगलक की कहानी पढ़ने, ये ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देते हैं। फिरोज शाह तुगलक जब शासन में आते हैं तो ये ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देते हैं। उसके बाद जजिया कायम रहता है, सब पे तो पहले से था ही, लेकिन ब्राह्मण बोले तो विद्वान भी अब नहीं बचते हैं। अब हम मुगल साम्राज्य में आते हैं तो अकबर का काल आता है, तो अकबर जजिया को समाप्त करता है। जजिया पर रोक लगा देता है, समाप्त करना ठीक नहीं है। अकबर के काल में 1563 या 64, आप देख लीजिएगा एक बार, जजिया पर रोक लगा दिया जाता है। अब अकबर के कार्यकाल में जजिया पर रोक लग गया। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मैं सिर्फ जजिया के बारे में पढ़ा रही हूँ, औरंगजेब का काल आता है। औरंगजेब पुनः जजिया कर लगा देते हैं। औरंगजेब पुनः जजिया कर लेना शुरू कर देते हैं। अब औरंगजेब के बाद हम किस शासक को पढ़ रहे थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो औरंगजेब के बाद जहांदार शाह, अभी हमारे ये जहांदार शाह जजिया को समाप्त किए तो पूर्णतः समाप्त नहीं किए, मतलब इन्होंने भी रोक ही लगाया। अब जहांदार शाह के बाद कौन आएगा, तो ये 1712 में शासक बनते, उसी टाइम ये जजिया को समाप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ फर्रुखसियर। और ये 1717 में पुनः जजिया शुरू। इन्होंने फिर से जजिया को शुरू कर दिया फर्रुखसियर ने। और फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सिर्फ जजिया की स्टोरी है। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला के भी नाम से जानते हैं, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला लगभग 1720 ईस्वी में, 1720 में जय सिंह के कहने पे जजिया को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। ये है जजिया कर की स्टोरी। भारत में कब जजिया कर लगाया गया, किसके काल में लगाया गया, कौन कौन जजिया को लगाया, कौन रोक लगाया, कौन पूर्णतः समाप्त किया। स्टूडेंट्स, ये जजिया की स्टोरी है। भारत में 1712 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आक्रमण किए थे तो उन्होंने जजिया कर को लगाया था। किस किस पे जजिया नहीं लगता था, तो महिला, दिवालिया, बालक, विद्वान, विधवा, विकलांग और पागल, इस टाइप के वेरियस टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनते हैं तो ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देते हैं। अकबर के काल में लगभग 1564 में जजिया कर पे रोक लगाया जाता है, लेकिन पुनः औरंगजेब जब सत्ता में आते हैं तो ये भी कट्टर मुस्लिम शासक रहते हैं, ये पुनः गैर हिंदुओं पे जजिया कर आरोपित कर देते हैं। फिर वही जहांदार शाह का काल आता है जिसमें जजिया कर पे रोक लगाया जाता है। लेकिन फर्रुखसियर जब सत्ता में आते हैं, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता में आएंगे, ये क्या करेंगे कि जजिया कर को पुनः लागू करेंगे। लेकिन अंततः 1520 ईस्वी में
मोहम्मद शाह रंगीला, जिसपे जय सिंह का ज्यादा प्रभाव था। जय सिंह की सलाह पर जजिया को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। स्टूडेंट, ये जजिया की स्टोरी थी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पुनः आगे आप लोग को बताती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग जजिया की स्टोरी को कंप्लीट कर लिए। जजिया की का क्या इतिहास था ये हम लोग पढ़े जहादार शाह में, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आ गया था कि इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, अर्थात रोक लगाया था। अब हमारे पास एक और पॉइंट है जहादार शाह में, जो है कि इन्होंने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। स्टूडेंट, कहा जाता है कि मुगल शासक मिर्जा की उपाधि अपने बहुत करीबी व्यक्ति को देते थे। बोले तो जो जिनका उनसे लगाव होता था या जिन पे वो ज्यादा भरोसा करते थे, उनको ये लोग क्या करते थे, मिर्जा की उपाधि देते थे। क्योंकि मिर्जा जो नाम था वो बाबर के पिता के नाम में लगा हुआ था, जिसको ये लोग होली उपाधि मानते थे। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था, कुतुब निगार खां माता का नाम था बाबर के। तो बाबर के पिता के नाम का जो एक टाइटल था, वो उपाधि इन्होंने जय सिंह को दी, क्योंकि जय सिंह इनके बहुत ज्यादा करीबी थे। अब कौन थे जय सिंह, यहाँ पे थोड़ा सा करीबी है तो कुछ स्टोरी होगी इनकी। तो ये आमेर के राजा थे। अब आमेर के कछवाहा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, तो कहीं ना कहीं वहां से इनका लिंक था, अकबर की पत्नी थी। इतिहास का विषय है, मध्यकाल का पार्ट है, मैं उधर नहीं जाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। ये आमेर के राजा थे और मुगलों ने के बहुत करीबी थे, इसलिए मुगलों ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। साथ ही ये एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि शिवाजी जो थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शिवाजी थे, शिवाजी जो थे उनको औरंगजेब कभी काउंटर नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, औरंगजेब को अगर किसी ने बहुत मजबूती से शिकस्त दी थी तो वो शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी जो थे वो औरंगजेब उनको कभी काउंटर नहीं कर पाए थे, लेकिन जय सिंह ने शिवाजी को शिवाजी से समझौता करवाया था जय सिंह ने औरंगजेब का। आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे ये औरंगजेब से किए थे। पूरा नाम इनका क्या था जय सिंह का? सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। अब देखिए सवाई जो वर्ड है, ये राजस्थान के एरिया में जाइएगा तो वहाँ का स्थानीय वर्ड है, शासक लोगों को सम्मान में दिया जाता था। मिर्जा मुगल सम्राटों ने इनको दिया, और राजा शासक होने के कारण तो इतना बड़ा नाम था सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। अब ये राजस्थान के आमेर क्षेत्र से शासन इन्होंने किया था। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। जंतर मंतर का निर्माण करवाया। क्या है जंतर मंतर? जंतर मंतर का निर्माण करवाया 5 जगहों पे इन्होंने करवाया जंतर मंतर का निर्माण। एक तो जयपुर ही है, दूसरा नई दिल्ली, बार बार आप लोग नई दिल्ली में जंतर मंतर का नाम लेते हैं। तीसरा है उज्जैन, चौथा है मथुरा, और 5वां है
बनारस। 5 जगह पे इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर क्या था? तो ये एक खगोल वेधशाला, यानी कि खगोलीय दूरी, खगोलीय गति का यहाँ से अध्ययन किया जाता था। अब सोचिए कि उस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था कि जय सिंह ने जंतर मंतर रूपी 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में अगर आप डेप्थ में जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खगोल अध्ययन का गणना किया जाता था यहाँ से, जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जहांदार शाह में हमारे पास एक और पॉइंट बचता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, एक राजा है जहांदार शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। अब हम लोग स्टूडेंट्स मारवाड़ पढ़ते हैं, मेवाड़ पढ़ते हैं, मेवात पढ़ते हैं, तो ये सब राजस्थान के क्षेत्र के ही एरिया हैं। जैसे मारवाड़ आपका जयपुर के हिस्से में आ जाएगा, मेवाड़ आपका वही चित्तौड़ जहाँ से महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप ने शासन किया था, और मेवात आपका अलवर के क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये था आपका जयसिंह की स्टोरी। अब हमारे पास, हमने पढ़ लिया, बहादुर शाह प्रथम को पढ़ लिया और जहांदार शाह को हम लोग पढ़ लिए। जजिया कर का क्या इतिहास है वो भी हम पढ़ लिए। थोड़ा सा हमने जयसिंह पे भी फोकस किया। अब आगे के क्रम में हम लोग अभी नेक्स्ट शासकों को पढ़ेंगे। 2 ऐसे शासक हैं अगले टेन्योर में जिनका बहुत छोटा कालखंड रहता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शासक आएंगे, मुगल शासक फर्रुखसियर, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप हमारे लेक्चर को देखिए और देखने के बाद अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो रही है तो भी आप बताइए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके लिए भी आप हमारे से जुड़िए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एडवोकेट नेहा की पाठशाला आप सभी याद रखिए, इससे अपना ज्ञानार्जन करिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना मत भूलिए, क्योंकि सोशल साइंस जो होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, वो सभी परीक्षाओं के लिए समान होता है। हाँ, अपने हम नॉलेज को एक स्टैंडर्ड में रखेंगे तो छोटे एग्जामिनेशन से लेके बड़े एग्जामिनेशन तक को कवर कर लेंगे। अब उसको पार्ट वाइज करके हम पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के वाइज करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, आप इसको देखिए और देखने के बाद इससे लाभ उठाइए। थैंक यू स्टूडेंट।